नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 27 मई 2023 और हम बिना किसी देरी के अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं द हिंदू एनालिसिस को। आप सभी जानते हैं कि ये जो सेशन है द हिंदू एनालिसिस का काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतरीन होता है। तो बिल्कुल सत्र के लास्ट तक बने रहो और कोई भी इशू हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताओ हमें, ठीक है। अब पुराने अगर सब्सक्राइबर हो आप तो बिल्कुल लाइक करना है, कमेंट करना है और नए हो तो सब्सक्राइब तो करना ही है। तो बिना किसी देरी के अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपना पहला टॉपिक, वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस मिलेगा और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी वोकैब काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो पहला टॉपिक देखो मॉब एंड जस्टिस का है। मॉब एंड जस्टिस, दूसरा है सेडिशन एंड इट्स रूट्स इन रूडनेस एज एन ऑफेंस। देखो सेडिशन जो है ना उसे बोलते हैं देशद्रोह, अर्थात राजद्रोह का जो आरोप लगता है लोगों पर ना, केस जो मामले जो दर्ज होते हैं उसको लेकर चर्चा है। इसका भी डिटेल्ड एनालिसिस होगा, लेकिन पहले हम स्टार्ट करेंगे मॉब एंड जस्टिस से। चलो स्टार्ट करते हैं। अल्वा वर्डिक्ट फ्लैग्स नीड फॉर स्टर्न स्टेप्स टू एंश्योर जस्टिस इन लिंचिंग केसेस। देखो बच्चों, लिंचिंग केस का मामला काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो मॉब क्या है? मॉब होता है भीड़ और जस्टिस होता है न्याय। देखो हालांकि अगर भीड़ के हाथों हिंसा होती है तो कई बार देखा गया है ना, भीड़ का कोई नाम नहीं होता और इन मामलों में न्याय बहुत कम मिलता है। अगर भीड़ के हाथों हिंसा हुई हो उन मामलों में, अभी देखो आनंद मोहन जो बिहार का एक मामला, ठीक है, डीएम की हत्या का मामला, भीड़ को उकसाने का मामला था आनंद मोहन पर, जिनको हाल में रिहा कर दिया गया है, वो भी एक तरह से मॉब लिंचिंग की बात थी। या फिर आप पहलू खान वाला बात करो, कई सारी बातें हैं, उसी को लेकर डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। देखो अलवर जो वर्डिक्ट है, अलवर वाला जो मामला निर्णय आया है, उससे ये पता चलता है कि भाई कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, स्टर्न स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि लिंचिंग के मामलों में जस्टिस मिले, एंश्योर जस्टिस हो, है ना, न्याय मिले लोगों को। द थिन लाइन बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर अंडर द इंडियन पेनल लॉ। देखो भारत में जो कानून संहिता है ना वो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड है। तो आईपीसी के अंतर्गत ही अपराध को एक तरह से देखा जाता है, दर्ज किया जाता है। तो एक तरह से जो महीन लाइन है, महीन रेखा जो है भारतीय दंड कानून के तहत गैर इरादतन हत्या और हत्या के बीच, एक होता है गैर इरादतन हत्या, मतलब आपने जानबूझ के हत्या नहीं की है, एक होता है आपने हत्या की है, ठीक है, दो होते हैं। तो दोनों के बीच जो महीन लाइन है उसी की यहाँ पे बात की गई है, चर्चा की गई है, ठीक है ना, कि ये जो है एक तरह से एंडलेस एनालिसिस की बात हो जाती है, एक अंतहीन विश्लेषण का विषय हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक तरह से लिंचिंग के मामले में देखो इसको स्वीकार करना, इट्स नॉट इजी टू एक्सेप्ट दिस न्यूएंस्ड डिस्टिंक्शन इन द केस ऑफ मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग के मामले में इस अंतर को स्वीकार कर पाना, देख पाना उतना संभव नहीं लगता है, आसान नहीं लगता है, बहुत ही दुखद बात हो जाती है, ठीक है। इस मामले में न्याय तो बिल्कुल मिलना ही चाहिए होता है। आप यहाँ देखो सेशन कोर्ट इन अलवर डिस्ट्रिक्ट, देखो अलवर डिस्ट्रिक्ट में है ना सेशन कोर्ट ने, ठीक है, राजस्थान का के सेशन कोर्ट, अलवर डिस्ट्रिक्ट के सेशन कोर्ट ने एक तरह से 4 लोगों को, है ना, 4 मैन को सेंटेंस दी है, सजा सुनाई है। क्या की है? सजा सुनाई है टू अ प्रिजन टर्म ऑफ 7 ईयर्स, 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है, 7 ईयर्स की। किस लिए? तो एक मुस्लिम डेयरी फार्मर की जुलाई 2018 में हत्या को लेकर के 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है। हालांकि इट अक्विटेड नवल किशोर, इसने नवल किशोर नाम के आदमी को छोड़ दिया जो कि विश्व हिंदी परिषद का फंक्शनरी था, नेता था, पदाधिकारी था। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले इसे, है ना, इसे पर्याप्त साक्ष्य सबूत नहीं मिले तो उसे छोड़ दिया गया। If one recalls the acquittal of all those tried for 2017 murder of पहलू खान, 2017 के पहलू खान मामले की बात करें, जब सभी को छोड़ दिया गया था जो मामले में थे, was also a victim of cow vigilantism, जो काउ विजिलेंजम का भी विक्टिम था। There is a semblance of justice of रकबर खान 31 who was attacked by a mob while transporting 2 cows along with a फ्रेंड नियर लालवंडी विलेज इन अलवर। तो उन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है कि आखिर कैसे इन मामलों में त्वरित न्याय नहीं मिल पाता या एक तरह से न्याय नहीं मिल पाता है, ठीक है। क्योंकि देखो उसमें क्या हुआ था एक मामले में कि मेडिकल ट्रीटमेंट में देरी हो गई थी, है ना, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट में डिले हो गई थी, ठीक है, तो वो उसकी मृत्यु हो गई थी। अगर आप देखो टैक्स की बात करो, है ना,
तो एक तरह से ये घातक हमले रहे हैं लोगों पर, जिसमें कि काऊ प्रोटेक्शन गैंग्स का भी, गाय संरक्षण गैंग का भी हाथ रहा है, कई राज्यों में देखा गया है हाल के वर्षों में। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है ना, इसमें इन मामलों को निपटने में जो आपराधिक जो न्याय व्यवस्था है, प्रणाली है, उस प्रकार से सक्षम नहीं रही है। इस पृष्ठभूमि में देखो, इन दिस बैकड्रॉप, फैक्ट ये है कि पुलिस इन अलबर्ट मैनेज टू ऑब्टेन अ कन्विक्शन इन इज नॉट वर्दी, है ना। अब देखो पुलिस ने जिस प्रकार से काम किया, दोष सिद्धि हुई अलबर्ट मामले में, तो उल्लेखनीय है, लेकिन फिर भी इस पर काम किए जाने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि इस प्रकार के वारदात को रोका जा सके और इस प्रकार की घटना से बचा जा सके, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कि जैसे कि है, अ कन्विक्शन फॉर मर्डर वुड हैव एंटाइल्ड एटलीस्ट लाइफ प्रिजनमेंट। इसमें कहा गया कि मान लो जो कन्विक्शन है मर्डर का, मर्डर के मामले में जो दोष सिद्धि की बात है, उसमें कम से कम जीवन भर की कारावास, है ना, आजीवन कारावास का सजा होना चाहिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए। अकबर खान की फैमिली की बात है, इज जस्टली अग्रीव्ड बोथ ओवर द acquittal of one suspect who they believe was the main accused and the 7-year prison term। अब देखो अकबर खान फैमिली के मामले में वही बात है कि भाई यहाँ पर मेन एक्यूज जो है और 7 को जो भी मामले हैं, ठीक है। द पुलिस रिलाइड ऑन सम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन द acquitted BHP leader and the assailants to rope him in as a key suspect। However, the court did not consider this adequate proof. While deciding that the fatal attack did not amount to murder, the trial court has concluded that the assailants neither intended to cause death nor knew that their assault may cause death। हाँ, कोर्ट ने कहा कि देखो जो हमले हुए ना, उससे एक तरह से जो हमले जिसने किए उसे पता नहीं था कि भाई इससे मृत्यु हो जाएगी, या उसका कोई इरादा ऐसा था नहीं, और ठीक है ना, द प्रोसिक्यूशन इज लाइकली टू टेक अप बोथ द इनएडिक्वेट सेंटेंस। तो वही सब मामले हैं, ठीक है, आपको समझने की आवश्यकता है, आप पढ़ें इसे, जानकारी इससे आपको कलेक्ट होगी और उसके बारे में आप अपना आइडिया बना सकेंगे। लेकिन फाइनली अगर मैं इसके निष्कर्ष की तरफ आऊँ ना, जो मामले आजकल चल रहे हैं कि बहुत प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव मेजर्स, देखो एक तरह से निवारक और दंडात्मक दोनों उपाय अपनाने की आवश्यकता है, आर नीडेड टू अरेस्ट द ट्रेंड, कि ताकि इस तरह की प्रवृत्ति को रोका जा सके, इस प्रकार के अपराध को रोका जा सके। एंड वन कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ द नीड फॉर एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, ठीक है। तो अगर त्वरित कार्रवाई होगी, सटीक कार्रवाई होगी, तभी इस प्रकार के घृणित अपराधों से, इस प्रकार की एक तरह से भयावह अपराधों से निपटा जा सकेगा, जो कि आवश्यक भी है। चलो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, सेडिशन को देख लेते हैं। सेडिशन एंड इट्स रूट्स इन रूडनेस एज एन ऑफेंस। देखो सेडिशन को लेकर चर्चा इसलिए भी हो रही है, राजद्रोह का मामला आप लोगों को पता होगा, ठीक है। राजद्रोह को हम देशद्रोह भी बोलते हैं, सेडिशन को नोट कर लो। अब देखो एक तरह से अपराध के रूप में से जो देखा जाता है, ठीक है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, पाकिस्तान जो कि भारत का पड़ोसी है, ठीक है, आप सभी जानते हैं पाकिस्तान वैसे उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, लेकिन भारत का पड़ोसी है। तो पाकिस्तान में क्या हुआ है, पाकिस्तान दंड संहिता जो है, पाकिस्तान पेनल कोड जो है, आप यहाँ देखो लेफ्ट साइड में स्क्रीन पर, ऑन मार्च 30 द लाहौर हाई कोर्ट एनल्ड द ऑफेंस ऑफ सेडिशन इन द पाकिस्तान पेनल कोड, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान पेनल कोड जो है, पाकिस्तान जो दंड संहिता है, उसमें देशद्रोह राजद्रोह के अपराध को लाहौर उच्च न्यायालय ने यही 30 मार्च 2023 को हटा दिया, अमान्य घोषित कर दिया कि भाई ये सही नहीं है। लेकिन अगर बात करूँ आप भारत की, ठीक है, तो यहाँ पर राजद्रोह को लेकर कई शिकायतें दर्ज की गई हैं और की जाती हैं, तो उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है, ठीक है। अगर आप बात करो दिल्ली की और भी कई जगहों की, वहाँ पर सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने, क्षति पहुँचाने आदि को लेकर आपराधिक साजिश रचने आदि मामलों के तहत कई लोगों पर मामले दर्ज किए गए थे, ठीक है। इसी तरह कुछ प्रिंटिंग प्रेस पर भी एक तरह से उल्लंघन का आरोप लगाया गया है ना, व्यवस्था का उल्लंघन का। आप देखो कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में एक कानून है, सभी को पता होगा, इष्ट निंदा का कानून है, ठीक है। आप देखो पाकिस्तान में एक इष्ट निंदा का कानून है, उसके तहत कई मामले दर्ज होते हैं। लेकिन क्या है, भारत में इस तरह का नहीं है, भारत में इष्ट निंदा नहीं है, बाकी कई जगह पे इष्ट निंदा नहीं है।
लेकिन भारत में भावनाओं को आहत करने वाला एक खंड है, ठीक है ना। दूसरी बात कि राजद्रोह जो है किसी मामले पर लगा दिया जाता है। अब मान लो स्पीच है, बोलने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसका अपराधीकरण हो गया है, ठीक है। उसका अब कोर्ट ने कई मामलों में उसे हटाया है कि भाई इस पे आप राजद्रोह का मामला नहीं लगा सकते, लेकिन सरकारें रुकती कहाँ हैं, पुलिस रुकती कहाँ है, ठीक है। दूसरी बात कि अगर मान लो कि अपमानजनक या फूट डालने वाले भाषण की बात करते हैं आप, उससे संबंधित जो अपराध होते हैं, उस प्रकार की बातें होती हैं, तो ये जो केस होते हैं, है ना, राजद्रोह वाले जो केस लगाया जाता है कि भाई अपमानजनक बातें कर रहे हैं, फूट डालने वाले भाषण किए जा रहे हैं, उससे संबंधित जो अपराध वाला जो मुकदमा होता है, ऐसे लोगों पर होता है जो सरकार के विरुद्ध बोलते हैं, ठीक है। या फिर एक देखो कि उसके बाद फिर जो एक तरह से व्यवस्था में पहुंच जिसकी कम है, ठीक है। उसके अलावा देखो कि कुछ को छूट मिल जाती है ऐसे मामलों में, कुछ को छूट नहीं मिल पाती है। हालांकि कोर्ट की बात करूँ, मैंने बताया आप सभी को कि भाई सुप्रीम कोर्ट का रुख बिल्कुल साफ रहा इन मामलों में, ठीक है ना, कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में रद्द किया है इन मामलों को, है ना, उससे सरकार को आगाह किया है कि आप ऐसे काम ना करें। अभी बात करूं टॉप कोर्ट की, भारत के उच्चतम न्यायालय की, इसने मीडिया वन का जो प्रसारण लाइसेंस रोक दिया गया था, किसने रोका था पता होगा आप लोगों को, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने रोका था। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जो लाइसेंस रोक दिया था, प्रसारण लाइसेंस मीडिया वन का, तो उसको एक तरह से खारिज कर दिया शीर्ष अदालत ने, टॉप कोर्ट ने, कि भाई आप उसके प्रसारण लाइसेंस को नहीं रोक सकते, है ना। उसके बाद कि इसने कहा कि कोर्ट ने कहा कि देखो आपकी जो हर एक नीति की अलग अलग सीमाएं होती हैं। मान लो आपकी सोशियो इकोनॉमिक नीति है, सामाजिक आर्थिक नीति है, वहाँ से लेके पॉलिटिकल नीति तक की बात करो, आदि पॉइंट्स पर, यहाँ तक के पॉइंट्स पर आपकी पॉलिसी एक ही अप्रोच के जरिए नहीं चल सकती, आपके अप्रोच डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है ना। आप हर एक चीज़ पर एक ही बात इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर ऐसा करोगे तो ये सही मैसेज नहीं जाएगा और सही नहीं होगा। दूसरी बात कि सरकार को जो है भाषण को सेंसर करने के लिए एक तरह से सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी का यूज किया है कि भाई वो सरकार चाहती है लोगों की बातों पर अंकुश लगाना, लोग उसके बारे में ना बोलें, कोई पत्रकार उनके खिलाफ ना बोले, ठीक है। तो एक तरह से जजमेंट जो कोर्ट ने दिया उससे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट मुखर रहा है, इन बातों पर ध्यान देता है, ठीक है ना। और आप देख लो कि राजद्रोह का जो है राजद्रोह में इस प्रकार से तर्क इसको डिफाइन कर दिया गया है कि ये स्पीच को अपराधी बना देता है, कि भाई जो स्पीच बोला उसको अपराधी बना दिया जाता है। लेकिन जो कोर्ट्स हैं वो सही अप्रोच से काम कर रही हैं, और इस प्रकार से सरकार को भी समझने की आवश्यकता है, या जो संबंधित अथॉरिटी है या पुलिस विभाग है उसे भी समझने की आवश्यकता है कि हर एक मामले में ये नहीं लगना चाहिए जिस प्रकार से पाकिस्तान आगे बढ़ा है, या फिर भारत में कोर्ट ही काम कर रही हैं, ठीक है, मामले को सही से देख रही हैं, तो कार्यपालिका भी उस प्रकार से देखे और इससे सही से निपटे। तो आज के टॉपिक में हमने चर्चा की एक मॉब लिंचिंग वाले मामले की, है ना, किस प्रकार से जस्टिस की जस्टिस होना चाहिए, गैर इरादतन हत्या और हत्या के मामलों में क्या अंतर होना चाहिए, जस्टिस मॉब लिंचिंग के मामलों में सही जस्टिस मिलनी चाहिए, समय पर जस्टिस मिलनी चाहिए। दूसरी बात हमने चर्चा की सेडिशन क्या है, राजद्रोह यानी कि देशद्रोह जिसे हम बोलते हैं सेडिशन, वो क्या है, उसको लेकर हमने चर्चा की, देखा कि किस प्रकार से ये हमारी जड़ों में आ गई हैं और किस प्रकार से इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, कौन कौन से पीड़ित होते हैं, कोर्ट का क्या रुक रहा है, और वास्तविकता में सरकार को क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या मैसेज इससे लेना चाहिए। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू।